अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। MGT 111 की लेक्चर सीरीज़ का 27वां लेक्चर है जो कि है बजट। तो बजट क्या होता है? बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि आपके जो वसाइल हैं और जो आपके अखराजात हैं उनका अंदाज़ा लगा के जो एक स्टेटमेंट बनाई जाती है उसे बजट कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम डेफिनेशन बाकायदा इसको देखें तो ये एक फ़ाइनेंशियल कंट्रोल और मैनेजमेंट का एक तरीका है। यानी अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा जो है फ़ाइनेंशियल स्टेट क्या है इस वक्त, तो आप अपने फ़ाइनेंशियल कंट्रोल को और मैनेज उसको करने के लिए आप जो एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे ये इस्तेमाल होता है बजट। और उसके अलावा ये एक पूरा डिटेल प्लान होता है आपके इनकम का और आपके एक्सपेंडिचर का। ठीक है, कि आप कितना कमाएंगे, कितना खर्च करेंगे, और एक टाइम पीरियड के दौरान, यानी आप एक महीने का बना रहे हो, एक हफ्ते का बना रहे हो, एक साल का बना रहे हो, तो एक मखसूस टाइम पीरियड में अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का डिटेल प्लान बनाने को क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक इनकम की तरफ। जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी इनकम के कितने कंपोनेंट्स हैं, यानी हमारी गवर्नमेंट के वसाइल क्या क्या हैं, यानी कहाँ से पैसा आता है। तो मेन वसाइल दो हैं, एक है टैक्स रिसिपिएंट और एक है नॉन टैक्स रिसिपिएंट। इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में आएगी। फिर है कि अब चलिए, टैक्स तो हमने देख लिया कि टैक्स जो है वो जमा होते हैं, एक नॉन टैक्स होते हैं और एक टैक्स होते हैं। इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं? तो मुग़ल पीरियड में भी और लेटर ब्रिटिश पीरियड में भी, यानी पहले मुग़ल पीरियड था, उसके बाद ब्रिटिश दौर आया जब उन्होंने हम पे हुकूमत की, तो उस वक़्त भी जमा तो किया जाता था टैक्स, लेकिन उस वक़्त उनका जो मकसद होता था वो वेलफेयर नहीं था। वो वेलफेयर के लिए नहीं, बल्कि अपनी हुकूमत को चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और अपने डिफेंस के लिए जो है वो टैक्स जमा किया करते थे। उन्हें ये था कि लोग हमारे कंट्रोल में रहेंगे, वो टैक्स देते रहेंगे, तो उन्हें पता होगा कि हमारे ऊपर कोई हुकूमत करने वाला है। उनका उस वक्त ये पर्पज़ होता था। लेकिन अगर हम आज का पर्पज़ देखें, क्योंकि अब हम एक आज़ाद मुल्क है और हमारा एक अलग तरीका है, तो आज हमारी गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है तो उसका मेन मकसद होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि जो दौलत है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहे, अमीरों के पास से आके गरीबों में भी तकसीम होती रहे, दौलत गर्दिश करती रहे। ठीक है, वरना अमीर अमीर से अमीर तर होता जाएगा और गरीब गरीब तर होता जाएगा। और दूसरी चीज़ जो होती है, टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमारे जो मुआशी कुछ जो है मकासद हैं हमारे मुल्क के इसे मुआशी तौर पर स्टेबल करना, और जितने हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे होते हैं तो उनको चलाने के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये टैक्स लिए जाते हैं। फिर आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ गुड टैक्सेशन के टैक्स के निज़ाम को बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए कुछ असूल हैं, और इसको पेश किया एडम स्मिथ ने अपनी एक किताब वेल्थ ऑफ नेशन लिखी 1776 में। ये याद रखने वाली चीज़ है, MCQs में आ सकती है। तो उन्होंने उसमें 4 प्रिंसिपल्स बताए थे। सबसे पहला है कि अ गुड टैक्स शुड बी इक्वल, कि अच्छा टैक्स वो है कि जो इक्वल हो। ठीक है, बराबर हो, सबके लिए बराबर हो, इंडिविजुअली जिसको भी अदा करना चाहे वो, मतलब किसी बड़े घर से किसी छोटे घर से, वो बराबर होना चाहिए। अ गुड टैक्स शुड बी सर्टन, यानी उस टैक्स की जो है वो एक सर्टन मकदार होनी चाहिए जो पे करेगी, जो जितना कमाता है उस हिसाब से उसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है अ टैक्स शुड बी कन्वीनियंट, यानी टैक्स को आसान होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि वो लोगों के लिए बर्डन और लोग उसे जो है वो अपने लिए बर्डन फील कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे है पाई सिस्टम, यानी कि पे एज यू अर्न, यानी इतना पे करें जितना आप कमाते हैं, तो ये सिस्टम होना चाहिए। और चौथा असूल जो उसने बयान किया वो है अ गुड टैक्स शुड बी इकोनॉमिकल, यानी कि आपका जो टैक्स है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी इस ये ना हो कि उसको कलेक्ट करने में तो 3 महीने लग रहे हैं और इतने अखराजात लग रहे हैं कि एक इंसान जगह जगह जा रहा है, जमा कर रहा है, लेकिन वो जमा करके लाए तो इतना भी ना हो कि जितना उसने कम अज़ कम खर्च कर दिया है। तो इतना होना चाहिए कि जो हमारी इकोनॉमी के लिए पूरा भी हो सके, यानी हर लिहाज से उसको ऐसा भी ना हो कि लोगों के लिए बर्डन हो, और ऐसा भी ना हो कि वो कम अज़ कम उससे हमारे अखराजात भी पूरे ना हो सके। तो ये 4 असूल इसने बयान किए। फिर उसके बाद अब टाइप्स ऑफ टैक्सेशन जो पीछे से बयान हो चुकी हैं उनको देखते हैं। तो टाइप ऑफ टैक्सेशन में से पहले जो टैक्स सिस्टम था, यानी कि टैक्स रिसिपिएंट, उसमें 2 किस्में, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, वेलफेयर टैक्स हो गया, कैपिटल टैक्स, यानी ये सारे टैक्स जो हमसे इनकम से या हमारी जो जायदाद वगैरह होती है उससे जो इकट्ठे किए जाते हैं, ये डायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी जो प्रोडक्ट्स पे लिए जाते हैं, जैसे अब हम क्रीम वगैरह खरीद के लाए हैं, कोई शैम्पू खरीदा है, चीनी खरीदी है, जो भी चीज़ें खरीदते हैं, हम जब कीमत अदा करते हैं तो उसमें साथ हम टैक्स भी अदा कर रहे होते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट होता है, हमसे डायरेक्टली नहीं मांगा जाता। हमें तो यही पता होता है हम इस चीज़ की कीमत अदा कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली हम वो टैक्स भी पे कर रहे होते हैं। दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो होता है जो हुकूमती इदारे चल रहे हैं, जैसे रेलवे चल रही है, या हुकूमत की तरफ से जो जितनी भी जो हमारे सर्विस के लिए चल रहे होते हैं, लेकिन हम उनके लिए पे कर रहे होते हैं,
अब रेलवे है, अब हम सफ़र करते हैं तो हम उसका किराया तो अदा करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक किस्म का वो रेवेन्यू ही इकट्ठा कर रहे हैं, यानी वो उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए ही वो चीज़ लगानी है, ठीक है। लेकिन वो भी एक किस्म का टैक्स ही है, लेकिन वो क्या मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू है, लेकिन वो इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे वो भी। अब एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं कि ये प्रोग्रेसिव होता है, बढ़ता रहता है, यानी अगर लोगों की इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वो टैक्स भी ज़्यादा देंगे, ठीक है। जो पुअर पीपल है उनको फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा मिलता रहता है, ये इसमें होता है। तो उसके अलावा जो है ये आसान होता है, इजी टू कलेक्ट होता है, ठीक है। आप इजीली इसे कर सकते हैं, और ये कंसिडर जैसे की जाती है कि पे एज यू अर्न एग्जाम्पल है, जितना कमाओगे इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो जिसके पास जितना होता है उसको इस हिसाब से टैक्स देना होता है। तो ये तरीका ज़रा आसान है। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ टैक्सेशन के, टैक्स इकट्ठे करने के इम्पैक्ट्स किस किस चीज़ पे पड़ते हैं। सबसे पहले इसका टैक्स का जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो असर पड़ता है, वो इनकम पे पड़ता है, ठीक है। एक इंसान जो है वो जब उसकी जो इनकम होती है उसमें से जब टैक्स लिया जाता है तो वो थोड़ी रिड्यूस होती है, ठीक है। तो हर इंसान को पता होता है कि उसकी इनकम पे इसका असर पड़ रहा है, ऐसी बात है। दूसरी चीज़ है इसका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में भी पड़ता है, ठीक है। एक इंसान को जब पता है कि मैं 20,000 कमा रहा हूँ, इसमें से 2,000 में टैक्स जाना है, तो जब वो अपनी सेविंग करेगा या इन्वेस्ट करेगा कहीं, तो उसे अपने 18,000 में से मैनेज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ इसका इस पर भी असर पड़ता है। और तीसरा इसका असर पड़ता है प्राइसेस पे। प्राइसेस जो है वो जब टैक्स लगाए जाते हैं तो इसका ये इफेक्ट होता है कि प्राइसेस जो है वो उनको रिड्यूस करने की डिमांड की जाती है, ठीक है। इससे ये होता है कि प्राइसेस बहुत हाई लेवल तक भी नहीं जाती और बहुत कम भी नहीं होती। फिर जो प्राइसेस लगाने वाले हैं उनको पता होता है कि हम इतनी प्राइस लगाएं कि इसमें से हमारा पीछे टैक्स भी जाना है और हमें अपने एक्सपेंडिचर्स वगैरह भी देखने हैं। तो इन्फ्लेशनरी जो है वो कभी इसका इफेक्ट इस पर जाता है, बढ़ती भी है इससे, ठीक है। महंगाई भी हो जाती है इसकी वजह से कि लोग, अब जैसे एक दुकानदार है, उसने अगर 20 रुपये की चीज़ बेचनी है, उसे पता कि मैंने इसमें से 5 रुपये टैक्स देना है, तो वो अपना मुनाफा भी रखेगा, इसमें से टैक्स का भी निकालेगा। तो इसकी वजह से कभी महंगाई भी होती है, लेकिन ये है कि इससे प्राइसेस का जो है वो एक स्टेबिलिटी भी आती रहती है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।